हेलो बेटा, नमस्कार। आशा करता हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा आपने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने वहाँ पे पढ़ी थी। बेटा आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने पास आता है आज टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आज हमें पढ़ना है बेटा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर सबसे जो पहली एप्लीकेशन निकल के आती है वो आती है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। किसके लिए निकालते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर यहां एक बार देखें तो कल हमने डिस्कस किया था कि अपने पास कोई भी एक ऐसा स्पेस है बेटा, ये अपने पास स्पेस है और इसके अंदर बहुत सारे करंट इस तरीके से चल रहे हैं। ये I1, ये सपोज दैट I2, ये I1, ये अपने पास I3, ये अपने पास मान लो I4। तो कल क्या कहा था हमने? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। इसका मीनिंग ये था बेटा कि अपने पास जो टोटल इस स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस स्पेस के अंदर जो टोटल क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। तो टोटल करंट की यहां बात करें तो क्या होगा? I1 प्लस I2, I3 डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो माइनस I3 प्लस क्या होगा? I4। तो इसने कहा था कि इस क्लोज लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा इस करंट के ऊपर बेटा, और ये करंट के टोटल सम के ऊपर। तो टोटल करंट का सम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस क्या लिखेंगे? I4। और इसकी कंडीशन थी कि अगर अपने पास B वेक्टर और DL वेक्टर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो इस कंडीशन को ओपे करोगे। अगर B वेक्टर परपेंडिकुलर है DL वेक्टर के तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन किस लॉ के लिए लिखते थे हम? एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए। तो क्या डेफिनेशन बनती थी अपने पास? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट फ्लो थ्रू द सरफेस। किस किस का प्रोडक्ट होगा? जो टोटल करंट होगा और म्यू नॉट का जो होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके बराबर होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करते हैं बेटा इसकी पहली एप्लीकेशन अपने पास क्या निकल के आती है इसके बारे में। तो सबसे पहले कंडीशन अपने पास क्या निकल के आएगी वो देखिए। हमें निकालनी है यहाँ पे पहली एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं किसके लिए? के स्ट्रेट कंडक्टर के। तो बात करते हैं बेटा, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर I be the current flow through the conductor। इस कंडक्टर से जो करंट की वैल्यू है वो कितनी फ्लो हो रही है? I वैल्यू इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो हमें पढ़ रखा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे मान लो P पॉइंट पे। तो इस लॉ की कंडीशन होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके लिए हमें एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करनी पड़ती है। तो यहाँ हमने एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर ली। और एक बात हमें पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे आती हैं? सर्कुलर। इस P पॉइंट के ऊपर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। बात करते हैं
इसके अंदर से स्मॉल एलिमेंट काटेंगे क्योंकि हमें पता है कि कंडीशन ओबे करवानी है, तो स्मॉल एलिमेंट क्या काटा हमने, डीएल वेक्टर, और एक हमने टेंजेंट, ये हमने इसके ऊपर टेंजेंट डाला, ये डायरेक्शन होगी बी वेक्टर। बोलो किसकी होगी, बी वेक्टर। और बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये ओबे करेगी कंडीशन किसको, एम्पियर सर्कुटल लॉ को। तो अब बात करेंगे बेटा यहां से, सबसे पहले अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आती है, वी नो दैट, इस इक्वेशन का बेटा हमें पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये मेन आपके पास इक्वेशन होती है इसके लिए, एम्पियर सर्कुटल लॉ के लिए। अब बात करते हैं, जैसे ही हमने इस वायर से करंट दिया है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी डायरेक्शन दी जाती है बेटा राइट हैंड थंब रूल से। हमने एक एम्पीरियल लूप यहाँ पे ड्रॉ की है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और यहाँ एक टेंजेंट डाला जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये स्मॉल एलिमेंट क्या है, डीएल वेक्टर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस प्रोडक्ट को हटाया हमने और cos थीटा लगाया, क्लोज इंटीग्रेशन क्या लिख दिया इसको, cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या जाएगा, आई, ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं बात करूं इसको, तो cos 0 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 1, b को ले लो बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, dl पे, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या जाएगा, आई। अब देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट में और काट सकता हूं, ये काट लें, फिर अगला काट लें, फिर अगला काट लें, और प्रत्येक जगह आप टेंजेंट डालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो इसका मतलब हम इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट काट सकते हैं, और सभी स्मॉल एलिमेंट को जोड़ेंगे तो पूरी की पूरी एक एम्पीरियन लूप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एम्पीरियन लूप। और पूरी एम्पीरियन लूप की जो लेंथ है, या तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर मान लो, या टोटल लेंथ आपको लेनी है। तो क्या लिखेंगे, b इंटू क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 2 पाई आर, टोटल इसकी जो लेंथ है, इंटू म्यू नॉट इंटू क्या करोगे, आई, और b की वैल्यू जो निकालोगे तो म्यू नॉट आई बटा क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, जिसके P पॉइंट है वो इसके सेंटर के नजदीक है। और ये इक्वेशन हमने बाय श्वार्ट्ज लॉ से भी पढ़ी थी कि म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई r। बोलो ये पढ़ चुके थे, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जब P पॉइंट सेंटर के नजदीक हो, इसके बाद जब सेंटर के नजदीक था तो दोनों एंगल कितने के बनते थे, 90, और 90 बनने के बाद ये फॉर्मूला आता था। इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, देखो वही रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। तो ये पहली एप्लीकेशन थी बेटा यहाँ से कि आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। किसका यूज करेंगे आप, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एक बात देखनी थी बेटा कि इस क्लोज लूप के अंदर टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डिपेंड करता है ये करंट कितना है इसके अंदर से जो पास हो रहा है, इस करंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए हमने ये रिजल्ट निकाला है। ये था अपने पास पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग ए कंडक्टर। बेटा इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो आती है मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू करंट वेरी लॉन्ग सिलेंडर। आपको एक लॉन्ग सिलेंडर दिया जाएगा, उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में बेटा, और नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके अंदर आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया वो देखें। बात करते हैं बेटा, सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके पास आती है, बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चंस में पूछा गया है ये। तो पहले सबसे पहले हम इसका कंसीडर करते हैं कि अपने पास एक
सिलेंडर है इस फॉर्म में, ये सिलेंडर हमने काउंट किया है, ये एक्सिस मान लें एक्स एंड वाई, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म से, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर। अब बात करते हैं, सबसे पहले कंडीशन अपने पास क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है कि ये जो अपने पास यहां से यहां तक की रेडियस है इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर लिख लिया, और यहां पे भी हमने क्या लिखा, इसको कैपिटल आर लिखा। देखिए बेटा यहाँ पे दो सिचुएशन आपके पास निकल के आएंगी कि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो सिचुएशन बन सकती हैं। आप सपोज दैट वो पी पॉइंट यहां भी मान सकते हो और आप वो पी पॉइंट यहां भी मान सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास दो केस निकल के आएंगे कि वो पी पॉइंट जो आपने मानना है आउटसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है और इनसाइड द सिलेंडर भी क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले सपोज दैट हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर having I be the current flowing, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। इसके सरफेस के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो कितना है, I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। बात करते हैं R be the radius ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, इसके लिए रेडियस कितनी अपने पास आर, और ये रेडियस भी कितनी अपने पास आर। वी हैव टू कैलकुलेट, अगर पहला पॉइंट हम निकालें यहां से बेटा तो हम केस ले लेते हैं आउटसाइड के लिए। आउटसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकालना है, देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। पहला पॉइंट, इफ P point lies outside cylinder, आपका जो P पॉइंट है वो कहां लाई करता है, आउटसाइड। तो हमें 100% पता है कि आउटसाइड लाई करेगा, तो यहां हमें गॉसियन एक एम्पीरियन लूप हमें माननी पड़ेगी। बोलो बेटा ये क्या मानी हमने कि एम्पीरियन लूप। जो ये एम्पीरियन लूप हमने मानी है, ये एम्पीरियन लूप, इसकी जो अपने पास रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो हमने कितनी मान ली, आर। क्या मान ली हमने, स्मॉल आर। देखें ध्यान से देखना, जब हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है, स्मॉल आर। तो आउटसाइड की बात करूंगा तो एक केस 100% निकल के आया अपने पास कि जो आर है वो ग्रेटर देन, बोलो क्या है, कैपिटल आर। जो ये आर है बेटा ये किससे ज्यादा है, कैपिटल आर से। आउटसाइड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्या सिचुएशन निकल के आई कि जो हमने एम्पीरियन लूप माननी है, क्यों, क्योंकि जो ये P पॉइंट है बेटा ये आउटसाइड है, और जिस भी पॉइंट पे हम निकालते हैं उस पॉइंट के ऊपर एक एम्पीरियन लूप ड्रा करते हैं जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो यहां पे हम लिख ली कि वी ड्रॉ ए एम्पीरियन लूप हैविंग रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, एक एम्पीरियन लूप ली जिसकी रेडियस अपने पास क्या है, स्मॉल आर। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ we know that closed integration b dot dl is equals to mu naught into, ये इक्वेशन अपने पास होती है। अब हम इक्वेशन इसके लिए लगाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। जैसे हमने लिया तो हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती है बेटा, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। तो इसमें से एक छोटा डीएल वेक्टर हम काटते हैं, तो हमने माना कि ये डीएल वेक्टर हमने काटा और इसके ऊपर ये टेंजेंट डाला, ये क्या हो गया अपने पास है, टेंजेंट। तो ये डीएल वेक्टर, ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर।
दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो डॉट प्रोडक्ट हटा दो यहां से और क्या लिख दो, cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या आ जाएगा, आई। अब इस कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। b क्लोज इंटीग्रेशन किस पे लग जाता है, dl पे, और म्यू नॉट इंटू क्या करोगे बेटा, आई b, और इंटू क्या आ जाएगा, बार बार करवा रखा है कि dl का इंटीग्रेशन बेटा क्या निकल के आएगा, 2 पाई आर, और इज इक्वल टू अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। और जब b की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। तो पहला रिजल्ट अपने पास, जो पहला केस निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको P पॉइंट के ऊपर जो आउटसाइड द सिलेंडर किसके लिए है, आउटसाइड, और जो अपने पास रिजल्ट निकल के आया है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, किसके लिए रिजल्ट निकल के आया है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये अपने पास बेटा कौन सा केस निकल के आया है, पहला। अब हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस मैंने आपको बताया था कि सेकंड केस हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पहुंच सकता है, इनसाइड। कहां पूछ ले, इनसाइड। तो अगर इनसाइड की बात करते हैं सबसे पहले तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसको देखते हैं। इनसाइड की बात करते हैं बेटा, तो इनसाइड के लिए क्या निकल के आएगा, सेकंड केस, इफ P point lies inside the cylinder। P point कहां लाई करें, इनसाइड द सिलेंडर। ये स्टेप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माना ये P पॉइंट यहां है, ये P पॉइंट कहां गया, यहां। अब ये यहां आ गया तो यहां पे भी हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर ले। अब हमने इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की रेडियस ये क्या मान ली, स्मॉल आर। अब इनसाइड की बात कर ली तो ये जो आर है ये लेस देन क्या बनेगी, आर। देखो पहले ये कैपिटल आर थी, सॉरी स्मॉल आर थी, कैपिटल आर से क्या थी, बड़ी। अब ये जो स्मॉल आर है ये इस कैपिटल आर से क्या है, छोटी, और छोटी होते ही किसका पॉइंट बनेगा, इनसाइड। तो P पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर। P पॉइंट कहां लाई करेगा बेटा, इनसाइड द सिलेंडर। तो हमने एक एम्पीरियन लूप ऐसे ड्रॉ की जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि ये इसके अंदर लाई करेगा। लेकिन दो कंडीशन हो सकती है बेटा, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ये सिलेंडर होलो, तो इनसाइड द करंट क्या होगा, जीरो। इनसाइड द करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि जो अपने पास होलो कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। तो सेम केस यहाँ पे डिराइव करेंगे कि अगर पहली पॉसिबिलिटी यहां करें, इसी के अंदर पहली पॉसिबिलिटी, इफ सिलेंडर इज होलो, होलो है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और हम एम्पीयर सर्किट लॉ लगाएंगे, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, और जब I की वैल्यू जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। ये पहला केस मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर बेटा यहाँ पे क्या है कि अगर ये अंदर से क्या है, होलो है, और अगर अंदर से ये होलो है तो 100% करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और करंट की वैल्यू जब जीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन दूसरा केस इसी का ये बन सकता है बेटा, अगर सपोज दैट इसके अंदर ये कोई वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग x2y, जिसके अंदर कोई ना कोई वायर है जो इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट। अब इसके अंदर से जब आई करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर ये मीडियम है, बोलो क्या है, मीडियम है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले, इफ करंट फ्लो इनसाइड द सिलेंडर, इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड द सिलेंडर, अगर आप बात करें इसके लिए तो एक बात बताएं, जो टोटल करंट है वो कंप्लीट इसके लिए इसके अंदर फ्लो कर रहा है, कंप्लीट सिलेंडर के लिए फ्लो कर रहा है। और हमें पता है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, इस एरिया के लिए रेडियस कितनी आर, और इसके लिए भी अपने पास रेडियस कितनी है, आर है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि
जो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है, हमें तो एम्पीयर सर्किट लॉ ये कहता है कि इस जगह के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो बताना है, इस जगह में। तो इस जगह की बात करेगा तो हमें इतने ही एरिया के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, शीशे के लिए करंट की वैल्यू। तो आई करंट तो इस टोटल के अंदर फ्लो कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, टोटल में। तो अगर हम सिर्फ इस एरिया के लिए करंट मान लूं तो इस एरिया के लिए करंट की वैल्यू कितनी मान लें, आई डैश। तो अगर मैं आई डैश की वैल्यू निकालूं, आई डैश, तो देखो टोटल करंट कितना है, आई। बोलो टोटल करंट बेटा कितना है, आई। और पूरा करंट पूरे एरिया में फ्लो कर रहा है, पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यूनिट वैल्यू निकाल ली हमने। क्या निकाली है, यूनिट वैल्यू। जैसे सपोज दैट कि आपके पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए आपके पास, 100, और आपको डिवाइड करने बेटा 10 बच्चों में। तो एक बच्चे के लिए वैल्यू निकालोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि जितने रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए टोटल, बच्चे कितने हैं 10, तो एक बच्चे के हिस्से कितने रुपए आ गए 10। तो ऐसे ही एक यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो टोटल करंट अपने पास कितना है, आई। हमें इस जगह के लिए निकालना है तो टोटल ये कितनी जगह के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाई आर है स्क्वायर। तो यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो आई बटा क्या आ जाएगा, पाई आर है स्क्वायर। तो आई डैश की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहां से तो एक यूनिट वैल्यू कितनी होगी, आई बटा पाई आर स्क्वायर। और हमें कितने एरिया के लिए चाहिए, देखो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और स्मॉल आर तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप अच्छे से ध्यान से समझें कि जो आई करंट है इस इनसाइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके अंदर कंप्लीट के लिए है। तो कंप्लीट के लिए निकाला तो हमने यूनिट वैल्यू निकाली कि आई बटा पाई आर स्क्वायर निकाल ली यहां से। फिर हमें किसके लिए चाहिए था, पाई आर स्क्वायर के लिए। तो उसके लिए हमें करंट कितना निकाला, आई डैश। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, टोटल करंट बटा टोटल एरिया। तो यूनिट एरिया आ गया। अब हमें कितने एरिया के लिए चाहिए था, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। और आई डैश की जब वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से तो बेटा कितनी आ जाएगी, I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इसको एक बार फिर ध्यान से समझ लें कि अगर इसके अंदर करंट है इनसाइड तो हमें तो सिर्फ इस एम्पीरियल लूप के लिए बात करनी है। इस एम्पीरियल लूप, इस क्लोज लूप के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। और ये बार बार एम्पीयर सर्किट लॉ बता रहा है कि जो करंट डिपेंड करता है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो करंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस एरिया के लिए हमें करंट निकालना था तो यूनिट करंट निकाल लिया पर यूनिट एरिया के लिए। तो कितना है, आई बटा पाई आर स्क्वायर, टोटल करंट बटा टोटल एरिया। और हमें इस एरिया के लिए चाहिए था तो आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम यूजिंग करेंगे दोबारा से एप्लीकेशन ना यूज करेंगे बाय-शॉर्ट्स लॉ का, फिर हम यूज करेंगे। देखें तो क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट क्या किया, डीएल वेक्टर म्यू इंटू आई। क्योंकि म्यू नॉट हम लिखते थे वो किसके लिए लिखते थे भाई, कि वो लिखते थे जब हमारे पास क्या होती थी, वैक्यूम इसके अंदर ये होलो होता था। लेकिन अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ मीडियम है। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम। इसको ज्यादा करेंगे, फिर इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट एरिया काटा हमने स्मॉल लूप में डीएल वेक्टर, और एक टेंजेंट डाला यहाँ पे क्या, बी वेक्टर। क्या डाला हमने, बी वेक्टर। फिर देखो दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, सेम। तो वही काम, बी को बार क्लोज इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, डीएल। इसको हम ज्यादा करें तो क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू म्यू नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। म्यू आर क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आपको पता है म्यू आर इज इक्वल टू अपने पास जो निकल के आती है म्यू बटा क्या होती है, म्यू नॉट। बोलो म्यू आर क्या होती है, म्यू बटा म्यू नॉट, जिसको बोला जाता है बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बटा क्या लिखोगे, म्यू नॉट। तो बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, हमने डॉट प्रोडक्ट हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे कोस थीटा। कोस जीरो की वैल्यू कितनी आई, 1। और इस म्यू को तोड़ दिया हमने म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और यहाँ पे देखना था कि अपने पास करंट कितना था इसके लिए, आई डैश। तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे से आई डैश से, और यहाँ पे लिख लिया हमने क्या, आई डैश। बोलो दोनों वैल्यू आई यहाँ से। अब इसको सोल्व करेंगे, बी डीएल का इंटीग्रेशन बार आपको बताया है, क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई आर म्यू नॉट
म्यू आर, और आई डैश की वैल्यू बेटा देखो ये रही अपने पास, क्या लिखोगे आई इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या जाएगा आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली यहां से। अब इस टर्म को सोल्व करेंगे आगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसी के लिए, तो क्या क्या सिचुएशन अपने पास कैंसिल हो रही है, पहले उन टर्म्स को देखते हैं। एक आर से एक आर क्या हो रहा है अपने पास कैंसिल। इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट म्यू आर आई इंटू क्या है बेटा आर, और डिवाइडेड बाई अपने पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और 2 पाई बेटा कहां जाएगा नीचे। तो यहाँ एक रिजल्ट देखने को मिला कि अपने पास जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो क्या आया r, क्या आया b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और जब हमने किसका केस निकाला था बेटा, आउटसाइड का केस निकाला था, तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया था r। तो हम इसके लिए ग्राफ भी बना सकते हैं कि ये सिचुएशन अपने पास बन जाएगी b, और इधर हम लिख ले डिस्टेंस या r, ठीक है। तो अगर इनसाइड की बात करते हैं तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है r, तो बढ़ेगा। अब आप पहुंच गए सरफेस के ऊपर, बोलो कहां पहुंच गए सरफेस। सरफेस का मतलब r किसके बराबर हो जाए कैपिटल R, और जब आप इससे बाहर जाएंगे तो किसका केस आ जाएगा बेटा आउटसाइड, और जब आउटसाइड का केस आएगा तो आप इसका ग्राफ ये बनाएंगे, तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बनेगा r। तो ये केस किसके लिए बनेगा बेटा इनसाइड, और ये जो केस बनेगा ये किसके लिए बनेगा आउटसाइड। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, अगर इनसाइड की बात करें तो क्या निकल गया अपने पास b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और आउटसाइड की बात करें तो बेटा क्या निकल गया b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन दो पॉसिबिलिटी थी अपने पास इस केस के अंदर, और दो पॉसिबिलिटी अपने पास क्या क्या थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अपने पास जो करंट की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती थी जब ये क्या था होलो था, और दूसरी वैल्यू अपने पास क्या हो सकती है कि इसके अंदर आई की वैल्यू 0, और दूसरी बात हो सकती है जब इसके अंदर मीडियम है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, जिसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो 100% करंट एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। और ये अपने पास जो रिजल्ट निकल के आए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और एक b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, बहुत बार सीबीएसई में बेटा पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सिचुएशन अपने से कह रहा है, एज शोन इन फिगर, आपको ये डायग्राम देखना है। ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एक सेल को जोड़ा गया है 2 पॉइंट्स के अलोंग, ये कोई 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ये अपने पास सेल है जिसका ईएमएफ हम ई मान लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स के अलोंग ए और बी के अलोंग जोड़ा गया है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर कंडक्टर, एक सर्कुलर कंडक्टर को ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है आर, ये सर्कुलर कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है आर। प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट इट्स सेंटर ओ विल बी 0, इस ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। तो एक बात देखना बेटा कि हमने तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एक यहाँ जोड़ा है, एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा है, दूसरे वाला एक हिस्सा ये है इसका जिसमें I1 करंट है, और एक हिस्सा आपके पास ये जिसका I2 करंट है। तो सपोज दैट जो AB हिस्सा है AB, तो AB हिस्सा जो अपने पास है इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर ले बेटा R1 से, और जो अपने पास ये इसको बीच में पॉइंट और मान लो C, और यहाँ पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए D, तो इसको मैं लिख लेता हूं इस फॉर्म से ACB जो हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, और ADB जो है इसका जो हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं R2। अब एक बात देखें, I1 करंट इसमें इसका रेजिस्टेंस R1, I2 करंट इसमें इसका रेजिस्टेंस R2, ये दो टुकड़े हैं, इसकी लेंथ छोटी दिखाई दे रही है और इसकी लेंथ क्या है ज्यादा। इस हिस्से का जो एंगल है ये θ1 है, तो बच गया वो एंगल इसने लिख रखा है θ2 के नाम से। किस नाम से लिख रखा है θ2। और सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बेटा, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर, और थीटा के लिए भी हम पढ़ चुके हैं कि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई से, जो हम निकाल चुके हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन, मैं अगर आपसे एक बात कहूं
कि रो बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। यहां मैं मान लो रो बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रो। तो एक बात देखें, सपोज दैट जो ACB हिस्सा है, ACB हिस्सा, इसकी लेंथ L1 मान लें, और ADB हिस्सा है, इसकी लेंथ कितनी मान लें, L2। अब देखें, इसका भी एक टर्मिनल पॉजिटिव से या नेगेटिव से, इसका भी ये टर्मिनल इस एंड के लिए भी एक टर्मिनल इससे या पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, दूसरा नेगेटिव से। तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो किसमें है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 100% पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम। याद रखना बेटा, ACB और ADB, देखो ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल, और पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो I1 R1 100% किसके बराबर होगा, I2 R2। सबसे पहली सिचुएशन ये निकालनी है कि I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। अब देखें, बात करते हैं, I1 एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, R1 तो एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रो। तो कितनी लेंथ मान रखी हमने, ए से लेके C और B तक की, L1। तो टोटल कितना बन जाएगा, L1 इंटू रो। तो बोलो क्या बनेगा, L1 इंटू रो। ऐसे I2 R2 इसका टोटल है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। एक यूनिट लेंथ का कितना है, रो, और टोटल लेंथ कितनी मानी हमने इसकी, L2। तो क्या लिख सकता हूं इसको, L2 और इंटू क्या जाएगा, रो। बोलो क्या जाएगा, L2 इंटू रो। एक यूनिट लेंथ का कितना है, रो, तो L2 लेंथ का कितना आ जाएगा, R2 इंटू रो ना, L2 इंटू रो। तो R2 की वैल्यू क्या बनेगी, L2 इंटू रो। ऐसे ही R1 की वैल्यू क्या बनेगी, L1 इंटू रो। रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। ये इक्वेशन हमें यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिली कि I1 इंटू L1 किसके बराबर है, I2 इंटू L2। ऐसे ही देखो, अब हम B1 की वैल्यू निकालो। तो B1 की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है सर्कुलर कॉइल के लिए, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई I बटा क्या होता था, R। यही वैल्यू होती थी। कितना एंगल अपने पास, θ1। तो इसको हम लिख लेते थे, यहाँ पे आपको पता है θ1 डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे, 2 पाई, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसके लिए थी, 2 पाई के लिए। फिर एक के लिए निकालते थे, नीचे कितना था, 2 पाई, और θ1 के लिए निकालते थे, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, थीटा, जो मैंने आपको बार बार सिखा रखा है। इसको काट लो, यहां से डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, म्यू नॉट बटा 4 पाई I इंटू θ1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगी, R। ऐसे अगर किसकी वैल्यू निकालू मैं, बीटा न B2 की, तो क्या निकल के आ जाएगी, म्यू नॉट बटा 4 पाई I। सेम कंडीशन लिख देता हूं डायरेक्ट यहां से, θ2 और डिवाइडेड बाई R। वैसे लिखते तो क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे 2 पाई I डिवाइडेड बाई R, θ2 बटा 2 पाई, और यही सिचुएशन निकल के आती। अब देखना, इस वायर के अंदर करंट की वैल्यू इस फॉर्म में, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसके लिए बात करूंगा तो ये कैसा डायरेक्शन है अपने पास, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसके लिए बात करें तो ये ऐसे है, ये कैसे निकल के अपने पास परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये सिचुएशन अपने पास क्या निकल के आई, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब दो चीज अपने पास यहां से निकल के आ गई है, एक हमने B1 निकाला है और एक बेटा हमने क्या निकाला है, B2 निकाला है। अब देखें, इसी को सोल्व करते हैं। इस B1 को हम ज्यादा करें तो क्या लिख सकते हैं, B1 म्यू नॉट बटा 4 पाई I बटा R, और θ1 है। देखो थीटा का मतलब R का अपॉन में रेडियस, तो इसकी लेंथ अपने पास कितनी थी, L, और रेडियस इसकी कितनी है, R। तो इसको बोलो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, L1 बटा R। ऐसे किसकी वैल्यू निकाले हम, B2 की, तो क्या निकल जाएगी, म्यू नॉट बटा 4 पाई I बटा R, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, L2 बटा R। देखिए L2 बटा R, I बटा θ2, तो थीटा वाई एंगल R का अपॉन में रेडियस, तो L2 बटा R। एक इनवर्ड है और एक क्या है, आउटवर्ड। तो इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड आपके पास दोनों केस है। तो हम यहाँ से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर बात करें B इज इक्वल टू रेडियस, दोनों की सेम है,
अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो जो रिजल्टेंट अपने पास निकल के आ जाएगा, उसकी जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगा कि मैं लिखना चाहूं तो B1 वेक्टर प्लस क्या लिखूंगा B2, लेकिन एक B1 क्या है इनवर्ड, तो इसके साथ माइनस B1 प्लस क्या आएगा B2, ये फॉर्म लिख सकते हैं माइनस B1 प्लस B2। लेकिन एक कंडीशन देखो आप यहाँ पे, इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर, सभी में क्या है कॉमन, आर स्क्वायर भी क्या है अपने पास कॉमन। तो ये अंदर क्या बचेगा अपने पास I1 L1 और I2 L2, इसको लिख लेते हैं एक बार अंदर। तो यहाँ अपने पास बचेगा माइनस आई इंटू L1, क्योंकि ये माइनस का है, ये किसका है प्लस का, और प्लस आई इंटू L2। तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया म्यू नॉट बटा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी इसके साथ क्या था माइनस, क्योंकि ये क्या था इनवर्ड, और इसके साथ क्या था प्लस, ये क्या था आउटवर्ड, दोनों का सम किया तो माइनस B1 प्लस B2। लेकिन ये सिचुएशन देखो I1 L1 और I2 L2 क्या है दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है आपके पास सिचुएशन यहाँ से निकाली, इसको भी I1 लिख लो बेटा और इसको यहाँ पे I2 लिख लो। तो यहाँ पे मैं I1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं I2। अब ये वैल्यू अपने पास आई है तो I1 और L1 और I2 L2 दोनों क्या है बराबर। सपोज दैट जैसे ये वैल्यू 5 तो ये भी क्या होगी 5, तो ये क्या बनेगा -5 और ये क्या बनेगा +5। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या शो कर रखी है इक्वल, और जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0। तो यही हमें प्रूफ करना था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी 0। तो बिल्कुल सिंपल सा था। तो एक बार हमने ECB का रेजिस्टेंस R1 माना, ADB का रेजिस्टेंस कितना माना R2, तो रो भी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो हमने लिखा I1 इंटू R1 और I2 इंटू R2। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसमें है पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ये वैल्यू लिखी। R1 को लिखा L1 इंटू रो, ऐसे R2 का L2 इंटू रो। ये सिचुएशन पहले निकाल ली। पहले B1 के लिए फॉर्मूला निकाला, फिर किसके लिए B2, दोनों के लिए डायरेक्शन निकाल ली, एक के लिए इनवर्ड और एक के लिए आउटवर्ड। बस थीटा की जगह क्या लिखा है आर्क अपॉन में रेडियस, और लास्ट में इन दोनों का सम किया तो ये -B1 ये प्लस का क्या बना B2, और लास्ट में ये रिजल्ट लगाया है कि I1 L1 किसके बराबर है बेटा I2 L2, और इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या निकल के आएगा 0। थैंक्स फॉर टुडे।